नमस्कार, मैं हेमा कुशवाहा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार की इवनिंग बुलेटिन। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, मगर खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सुखबीर बादल पर हमला, कृपाण से वार का आरोप। मल्लिकार्जुन खड़गे के शुद्धिकरण आरोप पर सियासी बवाल, जेपी नड्डा ने जताया दुख। लाल किले पर वंदे मातरम को लेकर नित्यानंद राय का बड़ा बयान। यूपी चुनाव से पहले महिलाओं पर सियासत, 50,000 की योजना पर चर्चा। आय से अधिक संपत्ति केस में पूर्व डिप्टी कलेक्टर केस की व्यास गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नांदेड़ से बड़ी खबर सामने आई है। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर गुरुद्वारे में हमला किया गया। बताया जा रहा है कि एक निहंग ने धारदार हथियार से, जिसे कृपाण बताया जाता है, उससे हमला किया। हमले में सुखबीर सिंह बादल के दाहिने हाथ में चोट आई है। घटना के तुरंत बाद उन्हें इलाज के लिए निजी योशाई अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार किया गया। घटना नांदेड़ के माता साहिब कौर इलाके के एक गुरुद्वारे में हुई। वारदात के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल हमले की वजह और आरोपी की मंशा स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है। राज्यसभा के हल्द्वानी के कथित शुद्धिकरण को लेकर सियासी बवाल देखने को मिला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि हल्द्वानी में उनके भाषण के बाद बीजेपी से जुड़े लोगों ने मंच को शुद्ध करने के लिए हवन करवाया। खड़गे ने कहा कि उन्होंने अपने भाषण में किसी धर्म या समुदाय का नाम नहीं लिया और सिर्फ सरकार से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने सवाल किया कि क्या लोकतंत्र में विपक्ष के नेता के भाषण के बाद इस तरह मंच की शुद्धिकरण कराया जाना उचित है। खड़गे के आरोप पर राज्यसभा में सदन और नेता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो यह बेहद दुखद है। उन्होंने साफ कहा और ये कहा कि बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती और मामले की जांच कराई जाएगी। नड्डा ने खड़गे को भरोसा दिलाया कि घटना की पूरी जानकारी जुटाई जाएगी और पार्टी स्तर पर भी मामले को देखा जाएगा। जो माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है। ये शुद्धिकरण का विवाद इतना बढ़ गया कि कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने इस घटना को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। राजीव शुक्ला ने कहा कि अगर खड़गे, जो दलित समुदाय से आते हैं, किसी कार्यक्रम को संबोधित करते हैं और उसके बाद उसी जगह की शुद्धिकरण के लिए हवन कराया जाता है, तो यह बेहद शर्मनाक और गलत है। उन्होंने कहा कि राजनीति में इस स्तर तक गिरना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राजीव शुक्ला ने इस मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और पूछा कि अब तक इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी गई। वहीं इस मुद्दे को लेकर बीजेपी की ओर से भी पहले कहा गया था कि पार्टी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती और मामले की जांच कराई जाएगी। ये बहुत ही गलत बात है। राजनीति में इस स्तर पे उतरना बहुत खराब चीज़ है कि अगर खड़गे जी मान लो दलित हैं और उन्होंने किसी सभा को संबोधित किया तो शुद्धिकरण की जो उत्तराखंड में है, ये कौन सी बात है?
इससे ज़्यादा कोई जो है गिरी हुई बात हो नहीं सकती। ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है और मुख्यमंत्री अभी तक चुप बैठे हैं, धामी जी, उनको बोलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। योगी सरकार महिलाओं को 50,000 रुपए तक की आर्थिक मदद देने वाली योजना पर मंथन कर रही है। हालांकि सरकार की ओर से अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रस्तावित योजना में करीब 50 लाख महिलाओं को शामिल करने की तैयारी है। चर्चा है कि चुनाव से पहले 20,000 रुपए की पहली किश्त दी जा सकती है, जबकि बाकी रकम बाद में 3 किस्तों में देने के प्रस्ताव है। इस संभावित योजना को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और इसे चुनावी जुमला बताया। साथ ही उन्होंने बड़ा पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को 40,000 रुपए से आर्थिक सहायता की शुरुआत की जाएगी और इसमें हर साल बढ़ोतरी भी होगी। अब यूपी चुनाव से पहले महिलाओं के लिए आर्थिक योजना को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने नजर आ रही है। हालांकि योगी सरकार की 50,000 रुपए वाली योजना पर अंतिम फैसला और आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद से भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर आई है। एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व डिप्टी कलेक्टर केतकी व्यास को गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी के मुताबिक 2023 में केतकी व्यास के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जमा करने की शिकायत मिली थी। जांच में उनकी कुल आय करीब 5.17 करोड़ रुपए जबकि संपत्ति करीब 7.62 करोड़ रुपए पाई गई। जांच के अनुसार करीब 3.56 करोड़ रुपए की संपत्ति का वैध स्रोत स्पष्ट नहीं हो सका। मामले में बैंक स्टेटमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी और शेयर बाजार में निवेश समेत कई दस्तावेजों की भी जांच की गई। एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया। केतकी व्यास ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की कोशिश की, लेकिन सेशंस के कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। इसके बावजूद अहमदाबाद सिटी पुलिस ने उन्हें शैला गांव में उनकी बहन के घर से गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने आगे की जांच के लिए बोपदेव स्थित उनके फ्लैट को भी सील कर दिया है और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगे की कार्यवाही क्या होती है। एसीबी को अर्जी मिली थी आणंद में प्रेसिडेंट एडिशनल कलेक्टर के रूप में काम कर रहे केतकीबेन व्यास, उन्होंने अप्रमाणसर संपत्ति एकत्र की हुई है। तो इस अर्जी के आधार पर गुजरात गवर्नमेंट का जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, उसकी सैंक्शन लेकर यह अर्जी की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि उनकी बैंक स्टेटमेंट, सैलरी की इनकम, ये सब मिलाकर उनकी टोटल जो इनकम थी उसके सामने उन्होंने 68.84% ज़्यादा ये सीधे सेशंस कोर्ट में पहुंचे। तो केतकीबेन के एंटीसिपेटरी बेल सेशंस कोर्ट ने नामंजूर किए। बाद में गुजरात हाई कोर्ट को तलब किया, तो गुजरात हाई कोर्ट ने भी उनके एंटीसिपेटरी बेल यही ग्राउंड पर रिजेक्ट किए कि ये सरकारी ओहदे पर रहते हुए इतना बड़ा अगर भ्रष्टाचार किया है तो समाज में ये संदेश फैलेगा कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार करने के बावजूद भी जमानत हो जाती है, इसीलिए उनकी जमानत नहीं हुई। आखिरकार ये केस जल्दी से पूरा हो, जल्दी से ट्रायल हो जाए, इसीलिए हमने अहमदाबाद शहर पुलिस को तलब किया और उनका लोकेशन ट्रेस करवा के शेला गांव के पास वो अपनी बहन के घर पर रहती थी, तो वहाँ से उन्हें कल लिया गया और एसीबी को हैंड ओवर किया। एसीबी ने कल शाम को उनका विधिवत अरेस्ट बताया है। उनका जो एक शिवालिक लीगेसी बोडकदेव में जो एक फ्लैट है वो एसीबी ने जांच के दरमियान सील किया हुआ है, तो वो सील खोलकर उसकी जांच करेंगे, सर्च करेंगे। इसके लिए अभी आगे कार्यवाही। भारतीय रेलवे के रेल वन ऐप ने लॉन्च के करीब 1 साल में बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। ऐप को अब तक 4.47 करोड़ लोग से ज़्यादा डाउनलोड्स किया जा चुका है और रोज़ाना 10 लाख से ज़्यादा टिकट बुक किए जा चुके हैं। रेल मंत्रालय के मुताबिक 2 अगस्त तक रेल वन से रोज़ाना करीब 2.9 लाख
रिजर्व्ड और 7.24 लाख अनरिजर्व टिकट बुक हो रहे हैं। ऐप में रिजर्वेशन के साथ यूटीएस और प्लेटफॉर्म टिकट की सुविधा भी एक ही जगह मिलती है। इसके अलावा यात्री पीएनआर और ट्रेन स्टेटस चेक करने, रेट मदद और यात्रा के दौरान खाना ऑर्डर करने जैसी सुविधाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल साइन ऑन की वजह से अलग अलग रेलवे ऐप रखने की ज़रूरत भी कम हो गई है। रेलवे के मुताबिक अब करीब 79% रिजर्व टिकट ऑनलाइन बुक किए जा चुके हैं और वहीं नई IRCTC वेबसाइट की बीटा वर्जन भी लॉन्च हो चुकी है, जिसे जल्द नए और बेहतर इंटरफेस के साथ पूरी तरह से शुरू किया जाएगा। कर्नाटक विधानसभा परिसर की सरकारी कैंटीन से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में खाने की प्लेटों पर कॉकरोच घूमते मिले, जिसके बाद कैंटीन की साफ सफाई और खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह कैंटीन विकास सौधा में है, जहां कई मंत्री, वरिष्ठ IAS अधिकारी और बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी भोजन करते हैं। जांच के दौरान कैंटीन में अनहाइजीनिक हालात में और किट नियंत्रण की कमी भी सामने आई है। इसके अलावा आरोग्य सेधा कैंटीन की रसोई में एक्सपायर्ड इडली रवा और नारियल पाउडर जैसे खाद्य उत्पाद भी मिले हैं। अधिकारियों के मुताबिक खाद्य पदार्थों का निर्धारित मानकों के अनुसार भंडारण नहीं किया गया था। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कैंटीन प्रबंधन को परामर्श नोटिस जारी किया है। अब जांच पूरी होने के बाद नियमों के उल्लंघन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 15 अगस्त से पहले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लाल किले पर वंदे मातरम गाए जाने वाले और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज़ादी की लड़ाई में वंदे मातरम ने देशवासियों में जोश और राष्ट्रगान, राष्ट्रभक्ति जगाने में अहम भूमिका निभाई है। नित्यानंद राय ने प्रधानमंत्री मोदी के उस ऐलान की सराहना की, जिसमें 15 अगस्त को लाल किले पर राष्ट्रगान के साथ वंदे मातरम गाने की बात कही गई है। उन्होंने इसे देश की सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता आंदोलन की यादों से जोड़ते हुए महत्वपूर्ण कदम बताया है। इसी दौरान उन्होंने झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर सख्त कार्रवाई और लाठीचार्ज किया गया, जबकि उनकी मांगों पर गंभीरता से बातचीत होनी चाहिए थी। नित्यानंद राय ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और कहा कि छात्रों के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी जायज मांगों का समाधान करना जरूरी है और ये सरकार का फर्ज है। कि जो वंदे मातरम गीत गा गाकर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता प्राप्त की, हमारे वीर शहीदों ने अपने ओठों पर अपने शहादत को स्वीकार करते समय भी वंदे मातरम गीत को गाए। गीत वंदे मातरम हमारी भारत माता के जसोगान है। उसकी शक्ति, सामर्थ्य, सौम्यता, उसकी सुंदरता, उसका महत्व हमारी भारत माँ का उस गायन में उनका वंदन है। तो जिसको देशवासी अपने मन में अभिलाषा के रूप में पाले हुए था, उनके सपनों को हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रगान के समान ही सम्मान देकर और उसके अपमान पर राष्ट्रगान के समान ही दंड का विधान कर देशवासियों के अरमानों को उन्होंने पूरा किया है। अब राष्ट्र गान के साथ राष्ट्र गीत को ही सम्मान मिलेगा और साथ उनका गायन भी होगा। पहली बार वंदे मातरम का गायन राष्ट्रगान के साथ लाल किले से होगा। ऐसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी वंदे मातरम का जय घोष जब विदेशों में भी करते हैं तो भारत के वासियों का रोम रोम रोमांचित भी होता है और हर्ष और आनंद से उसका मन भी भर होता है। तो यह बहुत ऐतिहासिक कदम है। भारत की संस्कृति को, विरासत को गौरव प्राप्त करने का निर्णय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है। तो इसके लिए देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत आभार। 26/11 मुंबई आतंकी हमले और अमजाल कसाब के चर्चित केस की अनसुनी कहानी अब बड़े पर्दे पर दिखाई जाएगी।
राजकुमार राव स्टारर फिल्म प्रहार द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम की नई रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। पहले यह फिल्म 7 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज टलने के बाद अब इसे 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमा घरों में उतारा जाएगा। फिल्म में राजकुमार राव देश के चर्चित सरकारी वकील उज्जवल निकम की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म की कहानी सिर्फ कसाब केस और कोर्ट रूम तक सीमित नहीं है। इसमें उज्जवल निकम की निजी जीवन, परिवार और उन संघर्षों को भी दिखाया जाएगा जो बड़े कानूनी मामले के पीछे अक्सर नहीं आते। अविनाश अरुण के निर्देशन में यह बनी इस फिल्म में वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। जून में जारी टीजर के बाद से ही फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता बनी हुई है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में एक बड़ा हादसा टल गया। लिमड़ी राजकोट हाईवे पर वड़ोद गांव के पास ओवरब्रिज पर चलते टैंकर में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते टैंकर की आग की लपटें घिर गई और हाईवे पर अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगते ही टैंकर चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन रोका और तुरंत नीचे कूद गया। उसकी सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। राहत की बात यह है कि दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हाईवे से गुजर रहे वाहन चालकों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और स्थानीय प्रशासन को सूचना दी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम भी शुरू कर दिया गया। वहीं पुलिस ने ट्रैफिक को भी नियंत्रित रखा और फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।